गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 11th में जो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं वो हम रिवाइज कर चुके हैं, जिसमें मैथमेटिकल टूल्स कवर किए थे। ठीक है, क्या कवर किए थे? मैथमेटिकल टूल्स, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा एटसेट्रा। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट यूनिट ऑफ द 11th, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, बहुत बेसिक यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई फिजिक्स क्या होती है, उसके बाद यूनिट्स क्या होती है और यूनिट्स हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे डायमेंशंस की डायमेंशंस क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशंस, जो इस यूनिट में हम कवर करेंगे। तो इस यूनिट को हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले फिजिक्स समझते क्या है। देखो, जहां पे हम खड़े हैं हमारे चारों तरफ सराउंडिंग है, नेचर है, और इस नेचर में हम देखते हैं कि रोज ना रोज कोई ना कोई हैपनिंग होती रहती है, जैसे फ्रीली फॉलिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग ऑफ ए एप्पल। ठीक है, मूविंग ऑफ ए कार। ठीक है, और समझो रोलिंग ऑफ ए बॉल। ठीक है, रोलिंग ऑफ ए टायर। ये बहुत सारे फिनोमिना जो हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं इस नेचर के अंदर। ठीक है, राइज ऑफ द सन एंड आफ्टर दैट सनसेट ऑफ आफ्टर दैट सनसेट ऑब्वियस। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, तो ये जो सारे फिनोमिना है इनके बारे में स्टडी करना, मतलब स्टडी ऑफ द नेचुरल फिनोमिना जो इस नेचर में हैपनिंग हो रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में हैपनिंग हो रहे हैं, उन नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो ब्रांच है क्या? फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the natural phenomena. और नेचुरल फिनोमिना क्या होते हैं? नेचुरल फिनोमिना वो फिनोमिना जो हमारे सराउंडिंग में हैपन हो रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग में या जो हमारे नेचर में घट रहे हैं। ठीक है, जैसे उसका एक एग्जांपल हम मान लेते हैं, फ्रीली फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, कि मान लो किसी भी h हाइट से एक बॉल नीचे की तरफ फ्रीली फॉल हो रही है। ठीक है, अब इस फिनोमिना को हमें स्टडी करना है। इस फिनोमिना को स्टडी करना मींस कि फॉर एग्जांपल कि बताओ कि ये बॉल जब यहां इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यही तो होगी स्टडी, है ना। सेकेंडली, जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो इसको कोई ना कोई चीज ऐसी है जो इसको नीचे खींच के लेके आ रही है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये बॉल जब नीचे आ रही है तो इसका मीनिंग है कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो इसको नीचे लेके आ रही है। तो वो क्वांटिटी क्या हो गई? फोर्स। वो क्वांटिटी क्या हो गई? फोर्स। वो हम समझते हैं अभी, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है, फिजिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, कि भाई ये जो बॉल है जब नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि वो हमें पता है कि अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन किस चीज से खींच रही है? वो चीज है फोर्स। ठीक है, उसी तरह से मान लो कि मैं पूछूं कि जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये कितने एक्सेलरेशन से आ रही है कि नहीं, और ये जब बॉल ग्राउंड पे टकरा जाएगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये यहां से लेके ग्राउंड पे जब पहुंचेगी तो इसने टाइम कितना लिया। तो ये सारी चीज इंफॉर्मेशन हम गैदर करना चाहेंगे। एक नेचुरल फिनोमिना हमने कंसीडर किया, फ्रीली फॉलिंग ऑफ ए बॉडी। अब इस फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में या इसकी मोशन के बारे में अगर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कुछ इस तरह की चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, या कुछ इस तरह की चीजों का जो क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में अराइज होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये है एक नेचुरल फिनोमिना जो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। देखो ध्यान से, हमने क्या देखा था कि फिजिक्स जो है वो नेचुरल फिनोमिना के बारे में
स्टडी करवाती है, और उसमें से हमने एक नेचुरल फिनोमिना मान लिया, क्या? फ्रीली फॉलिंग ऑफ ए बॉडी। अब इस फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में हमें स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, टाइम क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, काइंड ऑफ इस टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। और ये टर्म्स क्या है? मेजरेबल है, कि भाई हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, टाइम को। जब हम एक मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो ये टर्म्स मैंने लिखी, क्योंकि मोशन की स्टडी तो करना यही है, तो ये जो टर्म्स मैंने लिखी, इन टर्म्स को मेजर भी करना पड़ेगा कि भाई फोर्स कितना लग रहा है, इसका मास कितना है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, उसके हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो मैंने क्वांटिटी यहां पे लिखी, ये क्वांटिटी है मेजरेबल। बात समझ रहे हो? क्या है? मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इजी टू मेजर। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर वो क्वांटिटी आती है जो मेजरेबल होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। ठीक है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। सेकेंडली, ये क्वांटिटी किस में हेल्प कर रही है? ये क्वांटिटी हमें फिजिक्स को समझने में हेल्प कर रही है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया कि भाई फिजिक्स के अंदर हम ऐसे नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इन नेचुरल फिनोमिना को पढ़ने के लिए फिजिक्स की हेल्प कौन कर रहा है? ये कुछ टर्म्स है, ये हेल्प कर रही है कि नहीं? तो ये जो टर्म्स है ये फिजिक्स में हेल्प कर रही है, मींस फिजिक्स के लॉज को समझने में हेल्प कर रही है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये मेजरेबल भी होती है। सेकेंडली, ये हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी आर मेजरेबल एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड the laws of physics। to laws of understand the laws of physics। चलो, बहुत अच्छी बात। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो ये एग्जाम्पल सारे लिख दो जो मेजरेबल है, जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, टाइम, मास, एटसेट्रा। मींस ऑल दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या है? वो सारी की सारी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंडली, एक और क्वांटिटी आती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? विच आर नॉट मेजरेबल। विच आर नॉट मेजरेबल मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए बिल्डिंग या ए बुक। क्या मान लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल ए बुक। मीन बुक भी कोई ना कोई चीज तो है, लेकिन बुक क्या? ठीक है, मींस हम उसको मेजर नहीं कर सकते। मैं बोलूं आपको बुक को मेजर करो, तो बुक को तो मेजर नहीं कर सकते, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल काइंडनेस ऑफ योर फिजिक्स टीचर, नहीं कर सकते मेजर। ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें तो है, लेकिन उनको हम मेजर नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? तो वो सारी क्वांटिटी विच आर नॉट मेजरेबल आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल ए बुक, a building, kindness of your physics teacher। ये क्या है? ये मेजरेबल नहीं है। बात समझ रहे हो? क्या है ये? मेजरेबल नहीं है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लिया हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटी ए बुक। तो बुक क्या है? एक ऐसी
चीज है जो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, या आप बोल सकते हो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये किस में आ जाएगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बट मैं बोल दूं कि एक बुक की लेंथ बताओ, बुक की लेंथ बताओ, हाँ इसको आप इजीली मेजर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इजीली मेजर कर सकते हो। बात समझ में आई। बुक का एरिया कितना है आप मेजर कर सकते हो, बुक का वॉल्यूम कितना है आप मेजर कर सकते हो, बुक में पेपर कितने हैं वो आप मेजर कर सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई बुक की लेंथ, बुक का एरिया, बुक के पेजेस, बुक का वॉल्यूम, ये सारी क्वांटिटी किस में आ जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी में, क्योंकि वो आप उनको मेजर कर सकते हो। सेकेंडली नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं बुक को मेजर करो, बुक मेजर नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से आइडिया हो गया कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन कौन सी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं दे लूं आपको कि ए बिल्डिंग, ठीक है, तो एक बिल्डिंग है, मैं बोलूं इसको मेजर करो, तो बिल्डिंग को तो मेजर नहीं कर सकते, है कि नहीं। हाँ, बिल्डिंग का एरिया कितना है बेस का, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, उसके अंदर टेम्परेचर कितना है, हाँ ये इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, इजिली मेजर कर सकते हो, है कि नहीं। अब इजिली मेजर कर सकते हो, इसका मीनिंग क्या है, ये जो क्वांटिटी मैंने सारी की सारी लिखी, ये सारी कैसी है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन जो ए बिल्डिंग है ये कैसी क्वांटिटी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। अब ये नेचुरल जो फिनोमिना है इनको समझने के लिए कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है, उन्हीं टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स या फिजिक्स के लॉज को समझने में हेल्प करती है, ठीक है। सेकंड, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो मेजरेबल नहीं होती, उन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके दिमाग में बहुत सारे आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि मान लिया कि फिजिकल जो क्वांटिटी है फिजिक्स को समझने में हेल्प करती है, लेकिन उसके बाद हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इनको मेजर करना है, ठीक है, क्या करना है, मेजर करना है। तो मेजर करना है तो कुछ ना कुछ चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। और वो चीज क्या है, किस चीज में हम उनको मेजर करते हैं, यूनिट्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, यूनिट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले अब यूनिट्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, मिटा देता हूं ये। तो देखो नेक्स्ट, यूनिट्स पे पहुंचने से पहले हम एक छोटी सी टर्म डिफाइन करते हैं, मेजरमेंट। और इस मेजरमेंट से क्या होगा, यूनिट की डेफिनेशन निकल के आएगी। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चीज है, जैसे मान लेता हूं कि कोई एक मैन है, ठीक है, एक मैन है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। और इस मैन का जो मास है वो है m, ठीक है, उसका मास कितना है, m। उसके बाद मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बकरी है, ठीक है, एक हाथी है, ठीक है, एक क्या है, हाथी। तो मान लो आपने इस बकरी का मास मेजर किया, ठीक है, इस हाथी का मास मेजर किया, एलिफेंट इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, मुझे इसका मास पता है, ठीक है, मैं इसको क्या मान लेता हूं, स्टैंडर्ड, ठीक है, कि भाई ये मास हमें मालूम है और ये मास जो है स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई मैं इनका जो मास है,
मैं उनको इस मैन के मास के साथ कंपेयर करके आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि जो ये बकरी है, गोट है, इसका जो मास है वो मैन के मास का दुगना है, तो मैं इसको ये लिख दूं कि mg इज इक्वल टू m 2 टाइम्स ऑफ m। फिर उसी तरह से मैं अगर एलिफेंट की बात करूं, ठीक है, एलिफेंट का जो मास है वो भी मैं इसी क्वांटिटी से ही कंपेयर करके आपको बता रहा हूं कि जो एलिफेंट है उसका जो मास है वो है 100 टाइम्स द मास ऑफ मैन, ठीक है। और मैं आपको बोल दूं कि आपको जब कभी भी आपको मास मेजर करना हो तो आपको वो मास इससे कंपेयर करना है, ठीक है। आप इसको क्या मान लो, स्टैंडर्ड मास मान लो। क्या मान लो, स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द मास। और बाकी इस दुनिया जहां में जितने भी मास है उसको आप इससे कंपेयर करो। क्या करो, इससे कंपेयर करो, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन हो गया, ये जो कंपैरिजन हो गया किसी भी मास का एक स्टैंडर्ड मास के साथ, ये जो कंपैरिजन है, ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद द सम स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन लिखता हूं तब समझ में आएगी। देखो मेजरमेंट क्या है, इट इज द प्रोसेस या इट इज द कंपैरिजन, it is the comparison of physical quantity with standard magnitude of same physical quantity, same physical quantity। अब मास को मास से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, टाइम को टाइम के साथ ही कंपेयर करेंगे, फोर्स को फोर्स के साथ ही, मींस सेम क्वांटिटी का ही तो कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज दी कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई आपको मास पता करना है हर एक बॉडी का जो इस दुनिया जहां में प्रेजेंट है, उसका कंपेयर जो है करना है आपको, वो इस आदमी के मास से कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये तो क्या कहलाता है, मेजरमेंट। मींस आप जो मास है उसको मेजर कर रहे हो विद द कंपैरिजन ऑफ मैन, मास ऑफ द मैन के साथ। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तो हो गया मेजरमेंट प्रोसेस। जिस इसका मैं अगर आपको एग्जांपल भी दे दूं, तो अगर आपको किसी भी चीज को अगर मेजर करना है तो उसका मीनिंग क्या है कि आप उसको सम वेट से मेजर करते हो, जैसे 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, 3 किलो का बाट, ठीक है ना। तो आप कोई भी क्वांटिटी है जिसको आप मेजर करना चाहते हो, जिसका आप मास पता करना चाहते हो, तो आप उसको किसी भी स्टैंडर्ड वेट से मेजर करते हो और वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सेम है। 1 किलो का जो बाट होता है उसका जो मास है या उसका जो वेट है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या है, सेम है, ठीक है। सभी के द्वारा सेम तरह से एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो वो जो स्टैंडर्ड मास है, ठीक है ना, वही स्टैंडर्ड मास क्या कहलाएगी अब, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब डेफिनेशन निकल के आएगी किसकी, यूनिट। अब हमने देख लिया कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी थी, इनका मास मेजर करने के लिए आपने उसका कंपैरिजन किया किसके साथ, एक स्टैंडर्ड मास के साथ। वो हमने अभी एग्जांपल के तौर पे मास ऑफ द मैन फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब इस मैन का मास हमने स्टैंडर्ड बोल दिया, बाकी सभी क्वांटिटी जो है उनका मास हम इस मैन के मास के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड मास है, यही स्टैंडर्ड मास क्या कहलाता है, यूनिट, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन में जो ये स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है, स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो यहां पे हमने यूज किया, जिसके साथ हमने उसको कंपेयर किया, वही स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है।
स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? तो देखो, तो यूनिट समझ में आ गया। यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसके साथ हम अदर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 किलोग्राम का वेट होता है, ठीक है, 1 किलोग्राम का क्या है? वेट। वो स्टैंडर्ड है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है कि भाई इतनी अमाउंट की चीज को आप 1 किलोग्राम बोलोगे। अगर आपको 2 किलोग्राम चाहिए तो उसको डबल कर दो, 2 बार उसे मेजर कर लो, वो 2 किलोग्राम का वेट हो जाएगा। उसके बाद तो हम 3 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 500 किलोग्राम सभी वेट बना सकते हैं। लेकिन जो 1 किलोग्राम का जो बात है वो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड का है, जिसके साथ हम सब वेट को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड है 1 किलोग्राम का जो बात है वो क्या कहलाएगी? यूनिट ऑफ मास। बात समझ में आ गई? चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इस यूनिट्स की कुछ खास बात होनी चाहिए, जैसे कि भाई किस चीज को आप यूनिट बोलोगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है? वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। ये कुछ टर्म्स है ऐसे ही, ठीक है, कि वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, मींस आप बार बार उसे पैदा कर सको। ठीक है, कि 1 किलो का बाट है, आप उसको बार बार बना सकते हो 1 किलो के बाट को। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि भाई 1 किलो बाट एक हो गया तो बस उसको पूरे वर्ल्ड में लेके घूमे कि भाई तू भी मेजर कर ले, तू भी मेजर कर ले। वो अपना खुद का बना सकता है, वो इजीली क्या है? रिप्रोड्यूसिबल है। दूसरा कि वो इनवेरिएंट होना चाहिए, बार बार ऐसा नहीं है कि कभी 1 किलो बदल के कुछ कर दिया, फिर 1 किलो को बदल के कुछ और वेट बना दिया, कोई छोटे बाट को 1 किलो बोल रहा है, कोई दूसरे को 1 किलो बोल रहा है। एक वो स्टैंडर्ड है, वो इनवेरिएंट होना चाहिए। सेकेंडली, 1 किलो जिसको बोल दिया वो सभी की सभी लोगों को एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, सभी के द्वारा उसको क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। अगर इन प्रॉपर्टी के साथ कोई भी स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसे क्या बोल देते हैं हम? यूनिट्स। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं कि यूनिट्स जो होती है, ठीक है, यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करके हमने फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में बांटा। ठीक है, यूनिट्स के बेस पे कि भाई यूनिट कोई तो इंडिपेंडेंट यूनिट है, कोई ऐसी यूनिट है जिसको मेजर करने के लिए हमें 2 यूनिट का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैं आपको बहुत कॉमन सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको मास को मेजर करना है तो मास को मेजर करने के लिए तो सिर्फ मास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी की जरूरत पड़ेगी, है ना। मास का जो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है जिसे हम क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या है? सिर्फ हमें मास को किलोग्राम में मेजर करना है। बट मैं आपको एक और फिजिकल क्वांटिटी दे दूं जो कि क्या है? वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हमें लेंथ, मींस लेंथ को मेजर करना पड़ेगा, डिवाइड बाय क्या होता है? टाइम। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस फिजिकल क्वांटिटी को, जो ये वेलोसिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना है तो आपको 2 क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा। कौन कौन सी? एक तो लेंथ, जिसको आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, सेकेंडली टाइम। जब ये दोनों चीज आपके पास होगी तब आप वेलोसिटी का मेजरमेंट कर सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर वेलोसिटी का अगर मैं मेजरमेंट करूं तो वो किसी 2 या 2 से ज्यादा अदर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। 2 या 2 से ज्यादा पे भी डिपेंड कर सकती है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी हो सकती है, कुछ ऐसी क्वांटिटी हो सकती है जो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, करंट। जो इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए आपको किसी 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स या 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी उनके मेजरमेंट के लिए। तो ये यूनिट से पता लगता है हमें, है ना। तो यूनिट के आधार पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में बांटा है। पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और एक हम ऐड कर देते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वो कुछ स्पेशल टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है मेजरमेंट में। तो हम इन तीनों को अब पढ़ेंगे, इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरी हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो अब यूनिट्स के आधार पे, मतलब उनकी यूनिट क्या है, उनके यूनिट के आधार पे हमने जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उनको 3 पार्ट्स में बांट दिया, उनको डिस्कस करते हैं।
टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैं फिजिकल क्वांटिटी को PQ से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो इसके टाइप से दो, ठीक है, मेन जो है टाइप दो है, लेकिन हम तीसरा भी ऐड करते हैं क्योंकि वो स्पेशल टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी भी कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इन दोनों के अलावा एक थर्ड भी आती है, वो है हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब तीनों की डेफिनेशन पढ़ते हैं और तीनों कौन कौन सी होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसको, फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, व्हाट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो दोज क्वांटिटी which does not depend on other physical quantity for their measurement, means वो क्वांटिटी जिनके मेजरमेंट के लिए हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े, उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which does not depend on other physical quantity for their measurement। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये फिक्स है, ये कितनी है, 7 है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे लिखता हूं उनकी यूनिट। ठीक है, उसकी यूनिट क्या है, मैं सिर्फ SI यूनिट लिखूंगा। कौन सी यूनिट लिखूंगा यहाँ पे, SI यूनिट। ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर किसी भी यूनिट को अगर मेजर करना होता है तो हम उसको प्रीफर करते हैं कि उसको SI में मेजर करें। तो मैं SI यूनिट उनकी लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा उनकी SI यूनिट का नोटेशन। और ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए एज इट इज, कि 7 जो स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट है वो कौन कौन सी है, उनकी SI यूनिट क्या है और नोटेशन क्या है। क्यों याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही बाकी दुनिया जहां की जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है, दुनिया जहां की जितनी भी बाकी इन 7 के अलावा बाकी यूनिट बच गई वो सारी की सारी इनसे निकल के आएगी, इनसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए 7 की 7। मोस्ट ऑफ द इन 7 में से आपको 5 ही ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है। ठीक है, टोटल 7 की 7 याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5 तो आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहली है क्या, लेंथ, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर, नोटेशन M। सेकंड मास, किस में यूज मेजर करते हैं, SI यूनिट क्या है इसकी, किलोग्राम, किलोग्राम की नोटेशन क्या है, kg। टाइम, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में। डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल s। फोर्थ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, केल्विन, नोटेशन क्या है, K। फिफ्थ करंट, इसके SI यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल A। सिक्स्थ लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। देखो लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर कितनी लाइट एनर्जी पड़ रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट टाइम में यूनिट एरिया के ऊपर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी पड़ रही है उसे क्या बोलते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी। एक थोड़ी सी अलग टर्म है वो मैंने समझा दिया क्या है, लुमिनियस इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन ए यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, एक यूनिट एरिया के ऊपर पर सेकंड कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पड़ रही है, लाइट एनर्जी पड़ रही है, उसे बोलते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी। और इसको इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है कैंडेला, डिनोट करते हैं CD। सेवंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
ठीक है, इसको मेजर करते हैं किसमें, मोल में, ठीक है, नोटेशन क्या है इसकी, मोल। ये 7 स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी, ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई कि भाई उनके मेजरमेंट के लिए हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़े। फॉर एग्जांपल मास को मेजर करना है तो सिर्फ आपको मास को ही मेजर करना पड़ेगा और किसी लेंथ से लेना देना नहीं है, टाइम से लेना देना नहीं है, सिर्फ मास को मेजर करना है तो मास के साथ लेना देना है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो ये सातों की सातों स्टैंडर्ड जो यूनिट है आपको वो याद होनी चाहिए अच्छे से। अब आती है किसकी डेफिनेशन, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि जिनके मेजरमेंट के लिए हमें दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होना पड़े, ठीक है। तो डेफिनेशन यही है। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, other physical quantity for their measurement, for their measurement, for their measurement। बात समझ में आ गई। जैसे मींस मान लो आप वेलोसिटी मान लो, वही एग्जांपल अपना वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मेजर करनी है तो वेलोसिटी को मेजर करने से पहले हमें दो क्वांटिटी अवेलेबल करनी पड़ेगी। पहले कौन कौन सी, एक तो डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पड़ेगा और फिर हमें टाइम को मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद हम वेलोसिटी को मेजर कर पाते हैं। तो देखो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए आपको अदर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ा पहले। मींस आप ये बोल सकते हो मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, है कि नहीं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इन मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इन सात को छोड़ के दुनिया जहां की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ऑल फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मींस इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ दो, बाकी दुनिया जहां की सारी क्वांटिटी क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसके बाद आती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये एक्चुअली पार्ट है किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप की क्वांटिटी है, दो ही है, ठीक है, तो उनको भी याद रखना, ठीक है। और एक इजी वे और है, जैसे आपको ये 7 फिजिकल क्वांटिटी याद हो गई फंडामेंटल, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन का निकालो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, मींस आप तोड़ते चले जाओ, हर एक क्वांटिटी के फॉर्मूले लिखते चले जाओ, अल्टीमेटली जब तक आप कोई ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से सारी की सारी कोई ना कोई दिखने ना लग जाए। जैसे एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अगेन क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन टी। ये देखो ये टी अलग से कर दिया, वेलोसिटी को ये लिख दिया। अब देखो डिस्टेंस टाइम टाइम ये हमारी फंडामेंटल में आ गई, और फंडामेंटल की यूनिट आपको पता है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन की देखो यूनिट क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट मींस एक तरह से क्या है, लेंथ मीटर, टाइम टाइम सेकंड सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निकल गई ना यूनिट फटाक देसी। तो इसका मीनिंग क्या है कि जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, आपको उसकी यूनिट रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 7 को याद कर लो और बाकी सभी यूनिट्स इन 7 फंडामेंटल यूनिट से निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये दो ही है, एक है हमारी प्लेन एंगल, ठीक है, सेकंड है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन जो एंगल है उसको आप किससे डिनोट करते हो, थीटा से। सॉलिड जो एंगल है उसको आप किससे डिनोट करते हो, सिग्मा से। ठीक है, ओम का जो है इसको सिग्मा बोल लो। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, प्लेन एंगल के बारे में आपको सभी को आइडिया है, वो क्या होती है कि दो प्लेन के बीच में, मींस फॉर एग्जांपल आपके पास दो प्लेन है, एक ये प्लेन है एक ये प्लेन है, दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल बना, ये एंगल क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल, थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सेकेंडली दो लाइनों के बीच में भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये दो लाइन है, इनके बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल को भी क्या बोलोगे, प्लेन एंगल। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, या ये भी हो सकता है कि ये एक लाइन हो, ये एक लाइन हो, और इन दोनों के बीच में ये एंगल कौन सा है, थीटा। और इसे क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक जो ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है, इसको डिनोट कर दो किससे, एल से। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, एल को आप लिख सकते हो थीटा मल्टीप्लाई बाई आर, थीटा मल्टीप्लाई बाई आर। याद रखना, ये जो आर्क लेंथ हो जाएगी, ठीक है, आर्क लेंथ है ये, इसको क्या लिखोगे, थीटा मल्टीप्लाई बाई आर। और थीटा की रेंज क्या क्या है, थीटा कहां से कहां वेरी करता है, थीटा वेरी करता है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। ठीक है, कहां से कहां वेरी करता है, 0 से लेके 360 डिग्री तक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आर्क लेंथ हमारी कंप्लीट हो जाए तो वो क्या बन जाएगी, वो हमारी बन जाएगी एक सर्कल, और सर्कल की टोटल लेंथ एल कितनी हो जाएगी, इस थीटा की फुल रेंज 2 पाई और आर। समझ गए। और ये अभी मैं एक बात बता देता हूं, पहले इसकी यूनिट डिस्कस कर देता हूं। प्लेन जो एंगल है उसकी यूनिट है रेडियन, यहां पे लिख देता हूं फिजिकल क्वांटिटी, और इसी के साथ में लिख देता हूं इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट है रेडियन। ठीक है, जैसे आप लेंथ को किस किस में मेजर कर सकते हो, लेंथ को मीटर में भी मेजर कर सकते हो और किलोमीटर में। ठीक है, वैसे ही इसकी यूनिट है डिग्री भी बोल सकते हो या रेडियन, दो यूनिट है, डिग्री या रेडियन। तो जैसे इन दोनों में रिलेशन होता है कि भाई जो 1 किलोमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। उसी तरह से जो इसकी यूनिट है, एक तो रेडियन हो गई, दूसरी डिग्री के अंदर मेजर कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस के अंदर हम प्लेन को किसके अंदर लेके चलते हैं, रेडियन। जैसे फॉर्मूला है ना, एल इज इक्वल टू थीटा आर, तो इस थीटा को किस में लेना है, हमें रेडियन के अंदर लेना है। बात समझ में आई। ठीक है, और रेडियन के अंदर क्या रिलेशन होता है, मैं आपको यहां पे लिख के दे देता हूं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे 1 किलोमीटर पाई रेडियन इज इक्वल टू, जैसे यहां पे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये वैसे क्या है 180 डिग्री। ये रिलेशन है इसकी दोनों यूनिट के बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में। ठीक है, तो जैसे आप टोटल लेंथ निकालोगे तो टोटल लेंथ में ये टोटल एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई। समझ गए ना, क्योंकि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री है क्या नहीं। ठीक है, तो टोटल जो लेंथ है कंप्लीट सर्कुलर आर्क की वो निकालोगे तो क्या आ जाएगी 2 पाई आर, जिसे आप सरकमफ्रेंस भी बोलते हो। तो ये समझ आया, थोड़ा आइडिया हुआ कि एल इज इक्वल टू थीटा आर मैंने कैसे लिखा। ठीक है, अब लास्ट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, ये इस तरह से सॉफ्टी देखी होगी आपने, है ना, सॉफ्टी कोन आइसक्रीम वाली, जैसे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मान लो ये है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये जो इसका एरिया है, ठीक है, इसने ये एक तरह से कौन हो गया। ठीक है, ये इसका पॉइंट हो गया बिल्कुल वर्टेक्स, और यहां पे कुछ ना कुछ उसका सर्कुलर एरिया होगा। ठीक है, सर्कुलर एरिया इस तरह से। तो वो जो सर्कुलर एरिया है वो इस वर्टेक्स के ऊपर एक 3D में एंगल बनाएगा, 3D में एंगल इस तरह का। बात समझ रहे हो, इस तरह का एरिया इस वर्टेक्स के ऊपर ऐसा सा एंगल बनाएगा। जैसे ये थोड़ी सी सर्कुलर आर्क ने
यहां पे एक सर्कुलर एंगल बनाया इसके सेंटर पे, वैसे ही जो ये कोन है, तो कोन का जो ये बेस एरिया है, ठीक है, कोन का ये जो बेस एरिया है, इसने वर्टेक्स के ऊपर कितना एंगल बनाया, समझ गए, इस तरह से, वो एंगल क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल, ठीक है। जैसे मान लो ये टोपी हो गई, बर्थडे वाली टोपी बोल लो, सोपटी बोल लो, जो भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया, एस से डिनोट कर देते हैं, जैसे यहां पे आर्क लेंथ को एल से डिनोट कर रहे हो, ठीक है। ये है एक कोई भी सरफेस एरिया, और ये जो एंगल है जो 3D में बनेगा, मतलब इस तरह से पूरा, ठीक है। जैसे सर्कुलर आर्क थी, उसका ऐसे सर्कुलर लाइन बनी, छोटी सी आर्क लेंथ छोटी सी बनी, वैसे ही एरिया का कुछ यहां पे एंगल बनेगा इसके वर्टेक्स पे, वो एंगल होगा क्या, सिग्मा, मतलब सिग्मा, सॉलिड एंगल, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन, और इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां है, 0 डिग्री से लेके, मिनिमम होता है 0 डिग्री और मैक्सिमम होता है कितना, 720 डिग्री, ठीक है, इसकी रेंज है ये। और अगर रेडियन की फॉर्म में, स्टेरेडियन की फॉर्म में बात करें तो 0 डिग्री ना, 0 रेडियन से लेके, रेडियन जो इसकी सेकंड यूनिट है एंगल को मेजर करने की, वो 0 रेडियन से लेके 4 पाई रेडियन, ये मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे इसकी मैक्सिमम थीटा की रेंज कब थी, जब ये पूरी सर्कुलर आर्क हो जाए, और पूरी सर्कुलर आर्क होगी तो रेडियन में कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 2 पाई, ठीक है। तो टोटल लेंथ निकल के क्या है, 2 पाई आर मीन लेंथ ऑफ दी सरकमफ्रेंस, ठीक है, एक तरह से, जिसको लेंथ ऑफ दी सर्कल जो कि सरकमफ्रेंस है। ऐसे ही अगर मैं ये टोटल, ये देखो ध्यान से सुनना, जब ये छोटा सा जो एरिया है, कोन का बेस का जो ये एरिया है, ये कोन का छोटा सा बेस का एरिया है, इसको आप कंप्लीट इधर भी ले जाओ, इधर भी ले जाओ, इधर भी ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फीयर, ठीक है, समझ आया। ये जो छोटा सा एरिया है, अगर इसको पूरा ऐसे करके लेके जाओगे अराउंड दिस वर्टेक्स, पूरा इस छोटे से एरिया को घुमाओगे चारों तरफ, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर, ठीक है। और एक बात ध्यान से और सुनो, जैसे आपने यहाँ पे आर्क लेंथ को क्या लिखा, थीटा मल्टीप्लाई बाई आर, यहाँ पे इस सरफेस एरिया को क्या बोलोगे, एस इज इक्वल टू जो ये हमारा सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इस टोटल, ये छोटा सा एरिया, अगर इसको टोटल करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर मतलब इसके ऊपर मैक्सिमम एंगल, जैसे इस टोटल लेंथ को निकालना था आपको, वो क्या आई, टोटल एंगल कवर करना पड़ेगा, तो थीटा की टोटल मैक्सिमम रेंज कितनी हो गई, 2 पाई, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 पाई, और आर स्क्वायर, ये क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये कुछ आइडिया है, जस्ट आपके दिमाग में एक मेंटलिटी बन जाए, जस्ट आइडिया है ये, ठीक है। और फिनिश यूनिट्स के बारे में कंप्लीट, कितने टाइप की होती है, ठीक है, सारी। कल करेंगे क्या इसका नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशंस।